Hello everyone. So sir, we were dealing with rights of Bailey. Bailey मतलब जिसको गुड्स बेल हुआ है. हमने पॉइंट नंबर 4 देख रहे थे हम लोग दैट इज पर्टिकुलर लीन. अब सर लीन यानी क्या होता है? लीन करना मतलब क्लास जब्त करना. आई रिपीट, लीन करना मतलब क्या करना? जब्त करना. सो पॉइंट क्या है? जैसे मैंने अपना फोन रिपेयर करने दिया. यस सर, ठीक है. अब अगर मैंने पैसा पे नहीं किया तो वो चाहे तो मेरे फोन को जब्त कर सकता है जब तक मैंने पैसा पे नहीं किया. आई रिपीट, जब तक मैं पैसा पे नहीं करूंगा वो चाहे तो मेरे फोन को जब्त कर सकता है, लीन कर सकता है. दिस इज द राइट ऑफ बेली. एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने अपनी कार सर्विसिंग पे दी. ठीक है, अगर मैंने सर्विसिंग का पैसा पे नहीं किया, अगर मैंने पैसा पे नहीं किया तो वो चाहे तो मेरी गाड़ी को जब्त कर सकता है कि तुम जब तक पैसा पे नहीं करोगे तब तक हम गाड़ी देने वाले नहीं है. इज इट क्लियर? दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज लीन. नाउ क्लास, लीन दो टाइप के होते हैं. वन इज जनरल लीन, वन इज पर्टिकुलर लीन. आई रिपीट, लीन दो टाइप के होते हैं. वन इज जनरल लीन, वन इज पर्टिकुलर लीन. नाउ सर, जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन में क्या फर्क है? जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन में यह फर्क है कि जितना पैसा पे नहीं किया उस प्रपोर्शन पे अगर लीन किया तो पर्टिकुलर लीन है. आई रिपीट, जितना पैसा पे नहीं किया उस प्रपोर्शन में अगर लीन किया तो इट इज अ पर्टिकुलर लीन. बट अगर पैसे के हिसाब से मैटर ही नहीं करता, ठीक है, हम हर चीज लीन करके रख रहे हैं तो उसे बोलते हैं जनरल लीन. आई गिव यू एग्जांपल. अगर मुझे 100 प्रोडक्ट्स लेने हैं 100 रुपए में, इजी है. 100 प्रोडक्ट्स लेने थे 100 रुपए में. ओके, ठीक है. अब मैंने अगर आपको अभी तक 60 रुपए पे कर चुका है तो पे करना कितना बाकी है सर? 40 रुपए. तो ऐसे केस में अगर आप लीन कर रहे हो सिर्फ 40 गुड्स एंड इन प्रपोर्शन टू मनी अनपेड, दैट इज पर्टिकुलर लीन. वेरस अगर आप पूरे 100 के 100 गुड्स लीन कर रहे हो तो दैट इज जनरल लीन. Is it clear? Simple. So coming to the point, point is generally Bailey's lean is particular lean. I repeat, generally Bailey's lean is particular lean. That is जो आपने जितना आपने पैसा पे नहीं किया सामने वाला उसी प्रपोर्शन में गुड्स को लीन कर सकता है. Is it clear? ठीक है. There are only some exceptions जहां बेली जनरल लीन कर सकता है. अब सर जनरल लीन मतलब क्या होता है? मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कितना पैसा पे नहीं किया, भाई जो गुड्स मेरे पास है अगर मैं पूरा का पूरा लीन कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज जनरल लीन. इज इट क्लियर? सो याद रखना, वैसे जनरली एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, बेलीज लीन इज पर्टिकुलर लीन, मतलब जितना पैसा पे नहीं किया उतने के लिए ही लीन कर सकता है. बट तीन चार केसेस ऐसे हैं जहां पे बेलीज लीन विल बी जनरल लीन. सर जैसे नंबर 1, एजेंट. सर मतलब क्या? मतलब अगर आपने एजेंट के पास गुड्स बेल की है तो एजेंट को पैसा कुछ पे करना बाकी है तो एजेंट ये नहीं बोलेगा कि जितना पैसा पे नहीं किया उतना लीन करूंगा. एजेंट पूरे गुड्स को लीन करके रखेगा जब तक आप पैसा पे नहीं करते. नंबर 2, फर्स्ट एजेंट था. नंबर 2, फैक्टर. ठीक है, यू कैन से फैक्टर्स और सॉलिसिटर्स आर आल्सो लाइक एजेंट जो आपको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे सी आपको कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, या फिर लॉयर आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस आर कॉल्ड एज फैक्टर्स. तो आपने लॉयर या सी के पास जो भी डॉक्यूमेंट दिए वो पूरा का पूरा लीन कर सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने उसको कितना पैसा पे किया और कितना पैसा पे नहीं किया. ओके, सो नंबर 1 एजेंट, नंबर 2 फैक्टर, नंबर 3 बैंकर्स. इज इट क्लियर? सर बैंकर्स मतलब क्या? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. आपने होम लोन लिया है, ठीक है, ईएमआई पे कर रहे हो. अब आपने भले ही 70 में से 60 ईएमआई रेगुलरली पे किए. अगर आपने 10 ईएमआई पे नहीं की वो पूरा का पूरा घर बेच देगा. वो ऐसा नहीं बोलेगा कि एक बाथरूम बेचता हूं, या वो ऐसा नहीं बोलेगा कि एक रूम बेचता हूं या बालकनी बेचता हूं. ठीक है, बैंकर्स लीन इज ऑलवेज जनरल लीन. पैसा पे नहीं किया वो पूरे पूरे गुड्स को जो उसके पास पड़ा हुआ है या पूरे का पूरे डॉक्यूमेंट्स के जो उसके पास पड़े हुए हैं वो पूरा का पूरा लीन कर सकता है. ओके, ठीक है. कितने पॉइंट हो गए? 3. एजेंट, बैंकर, फैक्टर एंड लास्ट पॉइंट वॉफिंगर.
वॉफिंगर जो वॉफ चलाता है नदी के इस साइड से उस साइड लेके जाता है। उसके बाद आपने जो भी गुड्स दिए होंगे, अगर पैसा पे नहीं किया, वो पूरे के पूरे गुड्स को लीन कर सकता है। ओके, तो आई रिपीट अगेन कि जनरली बेलीज लीन इज पर्टिकुलर लीन, हाउएवर 3-4 केस में वो जनरल लीन कर सकता है अगर वो इन 4 में से एक पार्टी है। नंबर 1 एजेंट, नंबर 2 फैक्टर, नंबर 3 वॉफिंगर, नंबर 4 बैंकर। ये सेम चीज आपके नोट्स में भी लिखी हुई है। ये चारों को लेकर स्पेसिफिक क्वेश्चन आया तो आप बोलोगे जनरल लीन, वेयरएज अगर ठीक है स्पेसिफिकली बेली जनरल वर्ड लिखा हुआ है बेली, तो बेलीज लीन इज ऑलवेज पर्टिकुलर लीन। आई होप इट इज क्लियर। सो हमने यहाँ पे क्या कंप्लीट कर दिया, हमने यहाँ पे ड्यूटीज और राइट्स कंप्लीट कर दिए किसके, बेलर और बेली के। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट इज फाइंडर ऑफ गुड्स। आपको याद होगा तो आपने कंसेप्ट पढ़ा था सीपीटी में, एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है एज इट इज सेम टू सेम फाइंडर ऑफ गुड्स। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, सो फाइंडर ऑफ गुड्स की क्या ड्यूटीज थी, क्या राइट्स थी जो आपने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, ठीक है, वो सेम चीजें एज इट इज है, क्योंकि आपको याद होगा कि फाइंडर ऑफ गुड्स इज लाइक अ बेली ऑफ गुड्स। सर बेली कैसे हुआ, ठीक है, याद रखना उसको डिलीवरी दिया है फॉर अ पर्पस। हम मानते हैं कि यहाँ पर्पस क्या है कि फाइंडर को ट्रू ओनर को ढूंढना है और उसको गुड्स रिटर्न करना है। आई रिपीट, यहाँ पर्पस क्या है कि फाइंडर को ट्रू ओनर को ढूंढना है और गुड्स को रिटर्न करना है। ऐसे क्लियर। आपको याद होगा मैंने आपको एक मस्त स्टोरी भी बताई थी, ठीक है, कि वो एक लड़की थी जो घर के सामने गार्डन में घूम रही थी, आंगन में घूम रही थी, घूमते घूमते घूम गई तो वो मिली मिस्टर बदमाश को। कुछ याद है यार, ठीक है, अच्छा लड़की नहीं थी, अपने एग्जाम्पल में मुर्गी थी, तो याद है क्या, ठीक है, तो मिस्टर बदमाश को मिली, उसके मन में तंदूरी चिकन के सपने आने लगे। कुछ याद है आपको, तो दिस ऑल कंसेप्ट इज फाइंडर ऑफ गुड्स। याद रखना फाइंडर ऑफ गुड्स जो आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ा था उस पे भी इंटर पे क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज फाइंडर ऑफ गुड्स इज लाइक अ बेली ऑफ गुड्स। लॉ बोलता है उसको गुड्स डिलीवर हुए फॉर अ पर्पस कि इसको ट्रू ओनर को ढूंढना है और उसको गुड्स वापस करना है। इज इट क्लियर। तो ठीक है, मैं फाइंडर ऑफ गुड्स पूरा नहीं पढ़ा रहा, सबने फाउंडेशन में पढ़ा है ये। इज इट क्लियर। किसी ने मुझसे फाउंडेशन नहीं पढ़ा होगा मुझसे अलग से पूछ सकता है ये, या उसको नहीं आता होगा तो मुझको अलग से पूछ सकता है ये। एग्जाम में आपको उसके राइट्स और उसके ड्यूटीज लिखने हैं। मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं आपको और आगे बढ़ रहा हूं इस केस में। सो सर हम सबसे पहले राइट्स चेक करते हैं। नंबर 1, ही कैन रिटेन द पोजेशन अगेंस्ट एनीबडी एक्सेप्ट ट्रू ओनर। मतलब पूरे वर्ल्ड में कोई भी उससे गुड्स मांगेगा तो उसको देने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट ट्रू ओनर। ट्रू ओनर मांगेगा उसको देना पड़ेगा, ठीक है। यस, वो ट्रू ओनर को जब देगा तो उससे जितना उसने नेसेसरी एक्सपेंस किया है, आई रिपीट, उसने जितना उस गुड्स पे नेसेसरी एक्सपेंस किया है वो ट्रू ओनर से वो क्लेम कर सकता है और अपने गुड्स को वापस ले सकता है। इज इट क्लियर। नंबर 2 देखो, नेक्स्ट पॉइंट, टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंस इंकर्ड एंड लीन फॉर इट। ठीक है, 2 पॉइंट है। सो हाउ मच ही कैन क्लेम, जितना भी उसने नेसेसरी एक्सपेंस किया है, फालतू के एक्सपेंस वो क्लेम नहीं कर सकता, एंड उसके लिए वो लीन कर सकता है, वो स्यू नहीं कर सकता। हमने सब सीए फाउंडेशन में देखा था। नंबर 3, he can also claim reward। अगर रिवॉर्ड घोषित किया है ट्रू ओनर ने तो वो रिवॉर्ड भी क्लेम कर सकता है और उसके लिए वो स्यू कर सकता है, वो लीन नहीं कर सकता। तो याद रखना, नेसेसरी एक्सपेंस क्लेम करने के लिए वो लीन कर सकता है, स्यू नहीं कर सकता, एंड रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए वो स्यू कर सकता है, लीन नहीं कर सकता। ओके, चलो सर क्या वो सेल कर सकता है? यस, अगर 2 में से एक कंडीशन फुलफिल होते हैं तो, ठीक है, आपका रिवीजन हो रहा है। नंबर 1, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के और पेरिश होने वाला है, ठीक है भाई भेज दो। नंबर 2, अगर उसका जो लॉफुल चार्जेस है, मतलब उसकी जो एक्चुअल प्राइस है, उसका 2/3 एक्सपेंस इंकर कर चुके हो। जैसे आपको याद होगा तो मेरी मुर्गी वाले एग्जांपल में, ठीक है, अगर मुर्गी 1000 रुपए की है और आप उसमें नेसेसरी एक्सपेंस 667 या उससे ज्यादा यानी 2/3 खर्च कर चुके हो तो आप मुर्गी को बेच सकते हो। याद रखना, बेच के अपना पैसा नेसेसरी एक्सपेंस निकालने के बाद जितना भी सरप्लस या एक्स्ट्रा पैसा बचता है वो आपको किसको रिटर्न करना पड़ेगा? ट्रू ओनर को रिटर्न करना पड़ेगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, दिस वर द राइट्स ऑफ ओनर ऑफ द गुड्स। नाउ
ड्यूटीज ऑफ फाइंडर ऑफ द गुड्स यू कैन सी आर ऑल दोज ड्यूटीज, ठीक है, जो किसके लिए एप्लीकेबल है, बेली के लिए एप्लीकेबल है, बट इसमें 2 पॉइंट नहीं ऐड हुए हैं, ठीक है। नंबर 1, he has to find true owner, ये आप लिख लो साथ साथ, he has to find true owner and he has to return the goods, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, he has to find true owner and return the goods, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बाकी पांचों पॉइंट यू कैन सी वो जो जनरल ड्यूटीज है बेली की वही सारी लिखी हुई है। ओके, दिस वाज फाइंडर ऑफ द गुड्स, एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है क्लास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्लास हमने अभी तक की कहानी में बेलमेंट का बेसिक्स देख लिया, बेलर और बेली की ड्यूटीज और राइट्स देख लिया, और एक स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट में देख लिया फाइंडर ऑफ गुड्स। इज इट क्लियर? यहां हमारे बेलमेंट की पूरी कहानी खत्म होती है। अब हम क्या देखेंगे क्लास? प्लेज। इट इज क्लियर? हम क्या देखने वाले हैं अभी? प्लेज, ठीक है। प्लेज में एक बात समझ लो, ठीक है, प्लेज इज अ टाइप ऑफ बेलमेंट। तो 95% चीजें जो बेलमेंट में है वही प्लेज में रहेगी। हम क्या करने वाले हैं सर, हम जो अलग है वो पढ़ने वाले हैं, बाकी सारी चीजें क्या रहेगी? सेम रहेगी। ओके, सो वी स्टार्ट विथ प्लेज। सो क्लास अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेज। आई रिपीट, ठीक है, प्लेज इज अ काइंड ऑफ बेलमेंट जहां आपने गुड्स गिरवी रखे हैं, ठीक है, गुड्स गिरवी रखे किसी और के पास में। कौन से गुड्स? मूवेबल गुड्स। इज इट क्लियर? सो प्लेज ऐसा बेलमेंट है जहां आपने मूवेबल गुड्स गिरवी रखे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो पॉइंट क्या है? प्लेज इज अ बेलमेंट ओनली फॉर पर्पस ऑफ कीपिंग गुड्स एज सिक्योरिटी। एज अ सिक्योरिटी आपने गुड्स को वहां गिरवी रखा है। डन? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, it is also a bailment, so all the duties and rights of bailor and bailey applies to pawner and pawnee। अब सर पॉनर कौन होते हैं, पॉनी कौन होता है? प्लेज में बेलर और बेली को हम बोलते हैं पॉनर और पॉनी। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉनी कैन रिटेन गुड्स, मतलब पॉनी अपने पास गुड्स को रख सकता है ना। देखो ये पॉइंट समझाएंगे, पहले फिर से रिपीट। बाकी सारे ड्यूटीज एंड राइट्स जो बेलर और बेली के हैं वो सारे प्लेज में भी सेम है। मैं आपको सिर्फ इस स्लाइड में क्या कर रहा हूं, जो अलग है वो बता रहा हूं। इज इट क्लियर? ठीक है, आपके नोट्स में बाकी सारे पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं जो अलग है। तो अलग क्या है सर? नंबर, पॉनी कैन रिटेन द गुड्स फॉर पेमेंट, मतलब जब तक आपने पॉनी जिसके पास गुड्स गिरवी रखे उसको पेमेंट पे नहीं किया तो गुड्स को रिटर्न करेगा, ऑब्वियस सी बात है। नंबर 2, इंटरेस्ट, मतलब लॉ बोलता है ना सिर्फ प्रिंसिपल के अमाउंट के लिए, आपने इंटरेस्ट भी पूरा पे नहीं किया तो गुड्स को लीन कर सकता है, जब्त कर सकता है, रिटेन कर सकता है। नंबर 3, ऑल नेसेसरी एक्सपेंस जो उसने इंकर किया है आपकी गुड्स के सिक्योरिटी के लिए, आपके गुड्स को सेफली रखने के लिए, उसकी रीजनेबल केयर लेने के लिए, वो भी रिकवर करने के लिए वो आपके गुड्स को लीन कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है सर यहाँ पे, कि ना सिर्फ प्रिंसिपल के अमाउंट को, इंटरेस्ट के और बाकी नेसेसरी एक्सपेंस के अमाउंट को भी क्लेम करने के लिए वो लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लीन ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन फ्रेश एडवांस। अब क्लास यहां ध्यान देना, लीन इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर फ्रेश एडवांस। मतलब क्या? मतलब ठीक है, सपोज मैंने आपको देखो मैंने आपको 1 लाख रुपए उधार दिया और आपका गोल्ड गिरवी रख लिया। आई रिपीट, मैंने आपको 1 लाख रुपए उधार दिया और आपका गोल्ड गिरवी रख लिया। इज इट क्लियर? ठीक है, फिर मैंने आपको फिर से एडिशनल 50,000 रुपए दिया, ठीक है, और पुराना गोल्ड गिरवी रखा हुआ है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो वो एडिशनल 50,000 रुपए भी जो दिए, मैंने ये अज्यूम किया कि पुराना गोल्ड गिरवी रखा हुआ है, 1 लाख रुपए का कोई टेंशन नहीं है। ऐसे केस में अगर आप मुझे 1 लाख रुपए वापस देते हो तो मुझे गोल्ड वापस देने की जरूरत नहीं है क्लास। इज इट क्लियर? ठीक है, मैं वेट कर सकता हूं कि जब आप 50,000 रुपए दोगे तभी मैं आपको आपका गोल्ड वापस दूंगा। मतलब अगर आपने कोई चीज किसी के पास गिरवी रखी है, वो ना सिर्फ उस एडवांस के लिए है बल्कि और जो आगे के एडवांसेस आएंगे, ठीक है, उसके लिए भी वो अप्लीकेबल हो जाएगा, अनलेस आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी किया है, यानी पहले से म्यूचुअली एग्री किया है कि भाई फ्रेश एडवांस के लिए वो नहीं होगा। अगर आपने पहले से एग्री किया है कि फ्रेश एडवांस के लिए वो लीन नहीं होगा,
तो वो लीन नहीं होगा। अदरवाइज सारे फर्दर एडवांसेस, फर्दर लोन भी जो दे रहा है उसके लिए पुराना वाला चीज गिरवी रहेगा। तो अपने इस एग्जांपल में अगर अपन ने कुछ भी एग्री नहीं किया तो 1 लाख रुपए तो है ही, बट एडिशनल 50,000 रुपए जो मैंने आपको दिया है उसके लिए भी वो अमाउंट गिरवी हो जाएगा। ओके क्लास, चलो। हाँ, पॉनी कैन ऑल्सो क्लेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अब सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है वो हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। सपोज मैंने आपके पास अपना घोड़ा गिरवी रखा, डन, ठीक है। मैंने बोला देखो मैं घोड़ा तो गिरवी रख रहा हूं, बट याद रखना मेरे घोड़े का नाम माही है एंड ही इज हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम MS धोनी, माही भाई से। तो ये उससे भी बहुत इंस्पायर है और सहवाग से, वीरू से भी बहुत इंस्पायर्ड है। इसलिए ये सुबह कम से कम 20 किलो दूध पीता है, सॉरी 20 लीटर दूध पीता है, ठीक है। एंड शाम को रोज 20 लीटर दूध पीता है। तो अगर आप मेरे घोड़े को गिरवी रख रहे हो तो आपको सुबह 20 लीटर दूध और शाम को 20 लीटर दूध पिलाना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या आम घोड़े के लिए 20-20 लीटर 40 लीटर दूध पिलाना पड़ता है? नहीं, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। तो ऑलमोस्ट सिंपल है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस भी क्लेम कर सकता है जो भी उसने उस चीज पे इंकर किया है। ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ पॉनर मेक्स अ डिफॉल्ट, मतलब आपने गुड्स गिरवी रखे और आपने पैसा पे नहीं किया, प्रिंसिपल पे नहीं किया, इंटरेस्ट पे नहीं किया, नेसेसरी एक्सपेंस पे नहीं किया, तो पॉनी क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है सर, वो गुड्स को बेच देगा। इज इट क्लियर? ठीक है, देखो पॉनी कैन स्यू पॉनर कि भाई पैसा पे कर मेरा। नंबर 2, ही कैन लीन, जब तक पैसा पे नहीं किया जब करके रखूंगा, ठीक है। एंड नंबर 3, ही कैन रीसेल, यानी वो बेच भी सकता है, बट रीसेल करने के पहले उसे नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस में रीजनेबल टाइम देना पड़ेगा पे करने के लिए, और अगर रीजनेबल टाइम तक भी पे नहीं किया तब वो चाहे तो वो उसको बेच सकता है। ओके, ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन तो हम सारे क्वेश्चंस जो कंप्लीट करेंगे उसी के साथ में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस वही करेंगे। ओके, नाउ व्हाट विल डू इज क्लास, एक बार नोट से क्या क्या अलग पॉइंट्स है उसको भी मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, वो भी देख लेते हैं ताकि वो हमारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाए। हाँ जी सर, तो देखो ये है अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, इज इट क्लियर? ठीक है, उसको मैं लेके चल रहा हूं। इसमें जो एडिशनल पॉइंट है जो एमसीक्यू में आ सकता है, द वर्ड बेलमेंट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बेलियर व्हिच मींस टू डिलीवर। ओके सर, बाकी सारे पॉइंट्स अपने कवर है, इसलिए मैं उसको अलग से कुछ हाईलाइट नहीं कर रहा, ये सब हमने कवर किया क्लास। आपको याद रखना है यहाँ पे हमको एग्जाम्पल्स पढ़ना है अच्छे से, इस पर फोकस करना, ठीक है सर। और कुछ कोई नया पॉइंट? हाँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन बेलीज जनरल लीन एंड पर्टिकुलर लीन। याद रखना जनरली लीन इज, बेलीज लीन इज पर्टिकुलर लीन। जनरल लीन सिर्फ इन 5 जगहों पे एप्लीकेबल है। यू कैन सी, जस्ट अ मोमेंट, ये 5 जगह जो आपको दिख रही है, ये देखिए यहाँ पे, ये 4 जगह दिख रही है आपको, बैंकर्स, फैक्टर्स, वर्फिंगर, सिर्फ ये ही है जो जनरल लिंक कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर, अदरवाइज बाकी सब पर्टिकुलर लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, सारे पॉइंट सेम दिखेंगे आपको। देखो मैंने वो पॉइंट हाईलाइट किया है कि कॉन्ट्रैक्ट इन एब्सेंस ऑफ एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी शैल बी प्रिज्यूम्ड इन रिगार्ड्स टू सब्सिक्वेंट एडवांसेस। मतलब वो 1,50,000 वाला एग्जांपल कि आगे के एग्जांपल्स के, आगे के एडवांसेस के लिए भी पुराना वाला ऑटोमेटिकली लीन हो जाएगा। ओके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस नहीं किया था, प्लेज बाय नॉन ओनर। तो रूल क्या बोलता है क्लास? रूल बोलता है कि सिर्फ ओनर ही प्लेज कर सकता है। आई रिपीट, सिर्फ ओनर ही प्लेज कर सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, उसका एक्सेप्शन देख रहे हैं कि कहां नॉन ओनर ने भी प्लेज किया तो चलेगा। आपको बता दूं, दिस आर ऑल एक्सेप्शंस टू निमो डैट क्वाड नॉन हैबिट। निमो डैट क्वाड नॉन हैबिट क्या बोलता था कि वो पर्सन, ठीक है, जो ओनर नहीं है वो किसी और को गुड टाइटल नहीं दे सकता। याद है, वो सेम रूल यहां भी एप्लीकेबल है कि प्लेज वही कर सकता है जो ओनर है, जो ओनर नहीं है वो प्लेज नहीं कर सकता। उसके एक्सेप्शंस दिए हैं यहाँ पे, थ्योरी क्वेश्चन में सी लिखा है, बहुत रेयर केस में पूछ सकता है। नंबर 1, एजेंट, ठीक है, एजेंट गुड्स को लीन कर सकता है।
एजेंट गुड्स को प्लेज कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, पर्सन होल्डिंग गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपको याद होगा मैंने इसका एक एग्जांपल सीपीटी में भी दिया था। मैंने आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने मेरे साथ फ्रॉड किया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था। वॉइड करने के पहले अगर आपने किसी और को लीन कर दिया या प्लेज कर दिया, इज इट क्लियर? ऐसे केस में वो प्लेज वैलिड रहेगा। ठीक है, अपन ने वो ज्वेलरी शॉप वाला एग्जांपल भी देखा था, उसने किसी और कस्टमर के नाम से दिखाया था, आपको याद है, और उसके बाद में जो पैसा जो गुड्स आपने लिए थे वो आपने प्लेज कर दिए किसी और को, याद है क्या? ठीक है, तो सेम पॉइंट यहाँ पे कि अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो अवॉइड करने के पहले अगर आपने किसी और को प्लेज कर दिया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ पॉनर विथ लिमिटेड इंटरेस्ट का बेस्ट एग्जांपल है, एजेंट रॉन्ग लिखा हुआ है, बेस्ट एग्जांपल है फाइंडर ऑफ गुड्स। क्यों? फाइंडर ऑफ गुड्स को भी लिमिटेड इंटरेस्ट है, वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के बाद ही गुड्स को बेच सकता है, या गुड्स को, ठीक है, बेचना रॉन्ग है, गुड्स को गिरवी रख सकता है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, प्लेज बाय अ को-ओनर इन पोजेशन। इज इट क्लियर? प्लेज बाय अ को-ओनर इन पोजेशन। तो लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है कि अगर को-ओनर है, को-ओनर में से कोई एक भी उसके पोजेशन में है तो दूसरे से बिना पूछे वो चाहे तो गिरवी रख सकता है। आई रिपीट, को-ओनर में किसी एक के भी पोजेशन में है तो दूसरे से बिना पूछे वो गिरवी रख सकता है। नेक्स्ट, अ सेलर, अनपेड सेलर की बात कर रहा है, पॉइंट नंबर 5। अनपेड सेलर, ठीक है, लीन कर सकता है, ठीक है, अनपेड सेलर गिरवी भी रख सकता है। एंड बायर हु हैज ऑब्टेन पोजीशन ऑफ गुड्स बिफोर सेल, ओनरशिप ट्रांसफर होने के पहले बायर कर सकता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लास बेलमेंट एंड प्लेज। ठीक है, मैंने डिस्टिंग्विश बिटवीन भी दे दिया है आपको, इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, आप पढ़ लोगे एक बार में आपको समझ जाएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। इसके लिए एक शॉर्टकट भी दिया है मैंने कि आई गिव यू आ जाएगा यहाँ पे पीसी, पीएस मतलब प्ले स्टेशन, एंड मोबाइल फॉर बेलमेंट। आई गेव यू पीसी, पीएस एंड मोबाइल फॉर बेलमेंट। ये देखिए, मोबाइल, एम, पीसी, पीएस और यू। एक बार पढ़ लेना, थिंग्स आर वेरी सिंपल, आपको समझ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा। ऑलराइट क्लास, सो यहां भी कंप्लीट बेलमेंट एंड प्लेज। आज रात को आपको मैं एक एजेंसी वाला भी भेज देता हूं। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद में अपने तीनों स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तीनों के एक साथ में क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा और एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे। ओके क्लास, दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।